हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। क्या हाल चाल है आप सभी की? क्या राजी खुशी? तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जून के बारे में, और उसमें भी अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के बारे में। कौन से महीने की बात कर रहे हैं? 2020 के बारे में। बेसिकली स्पेस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी या तकनीकी से संबंधित कोई भी घटनाक्रम अगर जून महीने में हुआ है तो हम यहाँ पर इस सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो इस सेशन से एक तो आज के इस सेशन से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इस महीने में मतलब जून महीने के अंदर की बात करें तो मोदी जी के द्वारा 21 तारीख को एक योग दिवस भी था और हाइड्रोग्राफिक दिवस भी था। तो उस अवसर पर 3 नए आईएनएस पोतों को भारतीय सेना के अंदर शामिल किया गया है। तो डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन बन सकता है, और दो तीन घटनाक्रम और भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ से इस सेशन से डेफिनेटली आपको आगामी दिनों में आरपीएससी के द्वारा या फिर अधीनस्थ बोर्ड के भी द्वारा अगर कोई एग्जाम होती है तो यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिले। आपने अभी हाल फिलहाल के दिनों में देखा होगा कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ है, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन अपने कंटेंट से आ ही रहे हैं। आपको मैं ये बार बार कहता हूँ कि आपको कंटेंट की अधिकता के बारे में नहीं देखना है। मैंने आपको सेकंड ग्रेड के अंदर लगभग 40-42 पेज दिए थे। मैंने कहा था कि भाई इनको गोट जाना, और ऐसा भी नहीं है कि लास्ट टाइम पे दिए थे। अक्सर होता क्या है कि प्लेटफॉर्म या किसी भी कोचिंग संस्थान के माध्यम से आपको लास्ट समय, जैसे अगर आपकी एग्जाम 12 जुलाई को स्टार्ट हो रही थी सेकंड ग्रेड की, तो फिर 10 जुलाई के आसपास में मैराथन दी जाती हैं, स्लाइड्स दी जाती हैं, नोट्स दिए जाते हैं। मेरा ये मानना है कि यदि आप स्टूडेंट को देना चाहते हैं, समय रहते दीजिए। एटलीस्ट उसके पास में रिवीजन करने के लिए, उसे एक बार पढ़ लेने के लिए समय तो रहे। इसी सोच के चलते मैंने आपको जून महीने के अंदर ही कंटेंट उपलब्ध करा दिया था कि भाई सेकंड ग्रेड के आपको 40 पेज हैं, आपको गोट के जाने हैं। प्रत्येक शिफ्ट के अंदर ग्रुप ए हुआ था, ग्रुप बी हुआ था, ग्रुप सी था, और ग्रुप 16 तारीख तक ग्रुप डी के तहत 4 पेपर आयोजित कराए गए थे। और चारों ही पेपर में ये कंडीशन देखने को मिली कि भाई जो 40-42 पेज आपको लिमिटेड मैटर दिया था, उसमें ऐसी स्थिति बनी कि प्रत्येक ग्रुप के अंदर 10 क्वेश्चन आए थे, और 10 क्वेश्चन में से 809 क्वेश्चन जो है वहां से बैठ रहे थे डायरेक्ट। आ गई बात समझ में? अब फिर भी बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर आप तो 40 पेज ही दे रहे हो, आप तो महीने की 25 पेज ही दे रहे हो, आप तो 30 पेज ही दे रहे हो, क्या यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा? तो मेरी देखो, इसके ही चलते हमने इस बार एक थोड़ा सा नवाचार किया है, विशेषकर टेक्नोलॉजी के अंदर। क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो आपको यूँ लगता है कि सर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे। तो मैंने क्या किया है, जहाँ जहाँ से मैं न्यूज़ बनाता हूँ, जैसे पीआईबी से है न्यूज़, तो क्या बनाते हैं मतलब करंट अफेयर को जहाँ से हम डिस्कस करते हैं, करंट कोई न्यूज़पेपर की कटिंग हो सकती है, पीआईबीआर है, डीआईपीआर है, सूजस है, वो सारी चीज़ें हमने अलग से डिस्कस की हैं। तो जो सोर्स और जहाँ से मैंने क्वेश्चन बनाया है उसका स्क्रीनशॉट हम साथ में डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मान लो कोई मिसाइल सिस्टम है और उसके लिए पीआईबी में अगर कोई आर्टिकल आया है, तो उसके स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर साथ में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? ये जो पीपीटी और स्लाइड वाला है, ये आपको रक्षक बैच के अंदर मिल ही जाता है। आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स आपको अवेलेबल ऑलरेडी करवा दिए गए हैं। मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आपने उसका प्रिंट आउट ले लिया होगा। आप में से कई साथी हैं जो बोलते हैं कि सर पीडीएफ का प्रिंट आउट कहाँ से निकलेगा? तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है कि भाई एप्लीकेशन के अंदर ही आपको प्रिंट आउट के लिए पीडीएफ अवेलेबल कराई गई है। रक्षक बैच है, करंट की टेस्ट सीरीज है, तो वहाँ पर ये चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। हाँ, विशेष रूप से ये जो स्लाइड्स हैं, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी वाली स्लाइड है, वो रक्षक बैच के अंदर ही उपलब्ध। ठीक है, चलें आगे, करें स्टार्ट। हाँ, इस बार जैसे आप देखोगे ना कि प्रत्येक न्यूज़ का सोर्स जहाँ से भी हमने लिया है, वो सारा का सारा आपको इस तरीके से हाईलाइट करके दिया गया है। ठीक है, आ गई बात समझ में? करें स्टार्ट। देखो, सबसे पहली न्यूज़ क्या है? पहली न्यूज़ ये है कि रिसर्च सेंटर इमारत आरसीआई हैदराबाद के द्वारा एक मिसाइल सिस्टम बनाया गया है। अब ये मिसाइल सिस्टम बेसिकली क्या करता है, वायु से सतह मतलब एयर टू सरफेस, हवा से भूमि पर या वायु वायु से पृथ्वी के ऊपर क्या करता है, आपका हमला करने का काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या किया गया है, डीआरडीओ द्वारा और भारतीय वायुसेना के द्वारा MK1 सुखोई जो है, के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जो सुखोई है, इससे यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, सफल परीक्षण इसका रहा है। अब इसके बारे में पीआईबी के अंदर क्या क्या दे रखा था कि भाई ये जो लॉन्चिंग हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, चांदीपुर के चांदीपुर जो अपना ओडिशा के अंदर है वहां पर हुआ है। किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो हैदराबाद स्थित इमारत अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया गया है, आरसीआई के द्वारा किया गया है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, रीजनल
सैन्य विमानन योग्यता के अंदर है। तो ये कुछ अन्य संस्थाएं थी जो इसके अंदर पार्टिसिपेट साथ में कर रही थी। तो डीआरडीओ कर रहा था, डीआरडीओ के साथ साथ में भारत की जो इंडियन एयरफोर्स है, आईएएफ है, इसके द्वारा भी संयुक्त रूप से ये जो आपका रुद्रम सेकंड है, इसका यहाँ पर सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, पहली न्यूज के बारे में क्लियरिटी आ गई है। इतना ही दे रखा है तो हम इतना ही पढ़ेंगे इसके। नेक्स्ट आपका है LRLACM, लॉन्ग रेंज एंड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो एडीई बेंगलुरु के द्वारा, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। सफल परीक्षण के अंदर आपको ध्यान रखना, ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, इसका यहाँ पर सफल लॉन्चिंग की गई है। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्रूज मिसाइल है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इसका निर्माण जो है वो आपको मैंने अभी बताया एडीई बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है वहां से इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर नोडल एजेंसी कौन है? मैंने आपको बताया एडी ही है। ठीक है, और बस यही है, इसमें आपको ध्यान रखना 100% क्या है, स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है NASM-MR। फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है और शॉर्ट भी ध्यान रखना है। जैसे अभी हाल फिलहाल के अंदर सेकंड ग्रेड के ग्रुप डी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेट इंडियन ट्रेवल मार्केट, GITB था या बाजार, हाँ GITB, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म पूछ ली। इसी प्रकार से आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, NASM भी ध्यान रखना है और नेवल एंटी शिप मिसाइल भी ध्यान रखनी है। बेसिकली ये जो मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है कि मूल रूप से हवा से ले लॉन्च होती है जहाज को मारने के लिए। ठीक है, अगर समुद्र में कोई जहाज है दुश्मनों की, उसको अगर नेस्तो नाबूद करना है, उसको नष्ट करना है, डिस्पोज करना है, तो ऐसी कंडीशन में NASM-MR का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, रेंज की बात करें तो 300 किलोमीटर की इसकी रेंज रहने वाली है और इसका सफल परीक्षण जो है वो जून 2026 में कर लिया गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि केवल इसका ही लॉन्चिंग नहीं की गई है, यहाँ पर 3 अलग अलग मिसाइलों की 10 और 11 10 और 11 2 दिनों के अंदर इसका परीक्षण किया गया था। इसमें जो अपना है वो आपको ध्यान रखना है, NASM वाला, NASM-MR। कितनी मिसाइलों का बैक टू बैक यहाँ पर किया गया है? 3 फ्लाइट टेस्ट यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? नेक्स्ट आपका ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पूरा जो सेशन है इसमें सबसे महत्वपूर्ण इवेंट यही है। क्यों है? क्योंकि आपको ध्यान रखना है 21 जून को हम 2 दिवस मनाते हैं। एक तो आपका योगा दिवस होता है और विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस होता है। इस दिवस के उपलक्ष्य में 3 नए पोत भारतीय सेना के अंदर शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो INS अग्रे है, INS संशोधक है और INS दूनागिरी है। तो आपके नीलगिरी प्रोजेक्ट है ना 17A, उसके तहत दूनागिरी 5वां आपका विमान है। तो ये भी जो है वो भारतीय सेना के अंदर शामिल किया। ठीक है, संयुक्त रूप से अगर हम बात करें तो इनकी डिजाइन वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। निर्माता की बात करें तो GRSE कोलकाता, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। निर्माण की बात करें तो इन तीनों के ही निर्माण के लिए अलग अलग 200 MSME यूनिट्स के द्वारा प्रोडक्शन किया गया है। ठीक है, आगे बात समझ में? अब इसके बारे में PIB में अलग अलग आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीजें दे रखी हैं वो हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें जून महीने की, 21 जून को क्या कुछ आया है कि ये जो है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से इनको शामिल किया गया है। ठीक है, INS संशोधक है, INS अग्रे है और INS दूनागिरी है। ये भी मैंने आपको बता दिया। 75% क्या है, स्वदेशी सामग्री से निर्माण किया गया है, ये मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा कोलकाता वो GRSE के द्वारा निर्माण किया गया है, ये मैंने आपको बताया है। इसमें ये लगभग 2 पेज का आर्टिकल था। इसमें एक चीज जो है वो आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये आपके नोट्स में नहीं है, ये ऐड कर लेना। 2014 में भारत का कुल रक्षा उत्पादन कितना था? 40 करोड़ था। वहीं अब इसे बढ़ाकर 1.8 लाख करोड़ कर दिया गया है। कितना ग्रोथ हमने डिफेंस के मामले में कर लिया है। ठीक है, सिपरी की रिपोर्ट हमने इंटरनेशनल वाले सेशन के अंदर पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। सिपरी के अंदर इसका मतलब है कि सैन्य क्षमता पर खर्चा करने के चक्कर में अपना जो खर्चा हो रहा है उसमें हम पूरे विश्व के अंदर 5वें नंबर पर हैं। 5वें नंबर का देश है जहां सबसे ज्यादा सेना पर खर्चा हो रहा है, सैन्य खर्चा हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या कहा गया है कि भैया इन तीनों के लिए INS अग्रे संशोधक
और आपका दुनागिरी। इन तीनों के निर्माण के लिए जितनी भी स्टील हुई है, उस स्टील का पूरा आपूर्ति किसके द्वारा किया गया है? सेल कंपनी के द्वारा। महारत्न कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस कंपनी के द्वारा लगभग जो है 5700 टन स्टील का यहाँ पर क्या किया गया है? आपूर्ति की गई है। 5700 टन की क्या क्या कर दी गई है? आपूर्ति की गई है। तो ये क्वेश्चन, हालांकि देखो आपको इतने तो कंटेंट पूरा का पूरा कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन ये वाला जो है, ये आपका जुलाई के अंदर बताया गया है। जुलाई का आर्टिकल है ये पीआईबी के अंदर, और वहां से ये जो है वो आपका स्क्रीनशॉट ऐड किया है। आपके नोट्स में इसको ऐड कर लेना। ये दोनों ही चीज़ें आपके नोट्स में नहीं है, 2014 वाली भी नहीं है और ये जो सेल वाली है ये भी नहीं है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें मैं बताता जाऊँ वो आप ऐड करते जाना। नेक्स्ट है, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो आईएनएस अग्रे जो है वो 8 पोत की अर्नाला श्रेणी का चौथा एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, शेलो वाटर का मतलब है कि उथला हुआ पानी। उथला हुआ पानी का मतलब है कि कम सतह, कम जो पानी का स्तर होता है उसमें भी ये विमान जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आईएनएस अग्रे जो है वो अर्नाला श्रेणी का है। देखो पहले स्थिति क्या हुई कि 16 अलग अलग जहाज जो थे उनकी एक श्रेणी स्टार्ट की गई। अब उन 16 को अलग अलग 8-8 के टुकड़ों में बांटा गया है। ठीक है, तो जिन 8 विमानों का निर्माण जीआरएससी के द्वारा किया जा रहा है, गार्डन रिच के द्वारा किया जा रहा है, उसको अर्नाला श्रेणी बोली गई है। और कोचिन शिपयार्ड के द्वारा जिन 8 आपके जहाजों का निर्माण किया गया है उन्हें क्या बोला गया है? माहे श्रेणी बोला गया है। आगे इसको भी मैं जो है वो डिटेल से मैंने बता दिया गया है यहाँ पर हाँ, आपको ध्यान रखना ये टोटल जो विमान थे इसके लिए, एस डब्ल्यू सी के लिए, इसमें टोटल जहाज कितने हैं? 16 जहाज। टोटल जहाज कितने हैं? 16 जहाज हैं। इन 16 जहाजों में से 8 तो जीआरएससी के द्वारा बनाए जाएंगे, और 8 जो है वो आपको ध्यान रखना गार्डन रिच के द्वारा बनाए जाएंगे। तो 8 तो गार्डन रिच के द्वारा बनाए जाएंगे और 8 कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, तो जो जीआरएससी के द्वारा बनाए जा रहे हैं उनको तो नाम दिया है अर्नाला श्रेणी, और जो आपके जो है वो कोचिन शिपयार्ड के द्वारा बनाए जा रहे हैं उनको हमने नाम दिया है माहे श्रेणी। ठीक है, तो ये 8 की अर्नाला श्रेणी है, उसमें कौन सा नंबर का है? चौथा नंबर का। अगर मान लो स्टेटमेंट में पूछा गया तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट यहाँ से उठाकर दिया जा सकता है। आगे बात समझ में। अब इसकी विशेषता क्या है कि भैया हल्का टारपीडो है, रॉकेट लॉन्चर इसके ऊपर है, उथले जल का सोनार है। मतलब ये है कि भाई ये इसके अंदर विशेषताएं पाई गई है। ठीक है, 80% क्या किया गया है? पूरे तरीके से भारतीय निर्माण में है, और रॉकेट लॉन्चर इसमें रखे गए हैं। जमीन में इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं अपन? जमीन के अंदर बारूद वगैरह बिछाने का काम कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि भाई टोटल कितने हैं? 16 जहाज हैं। 16 में से 8 जो हैं वो आपके जीआरएससी के द्वारा बनाए जा रहे हैं, और 8 ही जो है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए जा रहे हैं। अर्नाला श्रेणी की बात करें तो अर्नाला श्रेणी के अंदर 8 हैं जो जीआरएससी के द्वारा बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? आईएनएस अर्नाला है, आईएनएस एंड्रोथ है, अंजदीप है। ये जो है ये आपके तीनों के तीनों शामिल हो चुके हैं पहले ही। अभी तक इन 3 को शामिल किया गया था। चौथा आपका कौन सा है? तो चौथा मैंने अभी आपको बताया है कि आईएनएस अग्रे जो है वो चौथा है। आईएनएस अग्रे इसका चौथा है। इसके बाद में अमीनी है, अबे है, अक्षय है और अजय है। ठीक है, इनकी बात करें कोचिन वाली, तो ये तो है माही श्रेणी। ये मैंने आपको बता ही दिया, ये सारी डिटेल मैंने बताई। पर हाँ, क्योंकि आपको विश्वास हो गया यार हम पढ़ रहे हैं तो कुछ छूट तो नहीं रहा है, इसके लिए ये स्क्रीनशॉट अब की बार शामिल किए गए हैं। इनकी जो ये स्लाइड्स हैं, ये पैनल स्लाइड जो है ना, ये आपको उसमें रक्षक बैच के अंदर मिल जाएंगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यदि प्रिंट आउट लेना तो प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन में भी। नेक्स्ट आपका है आईएनएस संशोधक। बेसिकली ये क्या काम करता है? सर्वे का। तो ये समुद्र के अंदर कितनी गहराई पर कौन कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं, सीमांकन करने का, सर्वे करने का, कोई डाटा कलेक्ट करना है, कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो समुद्र में पाई जाती हैं, इस प्रकार के सर्वे अगर करने हैं तो वो आईएनएस संशोधक के द्वारा किए जाए। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये सर्वे वेसल लार्ज, जिसे हम क्या बोलते हैं? संध्याक, संध्याक श्रेणी बोलते हैं। ये जो संध्याक श्रेणी है, इस श्रेणी के अंदर इसको शामिल किया गया है। ठीक है, ये संध्याक श्रेणी है। संध्याक श्रेणी में कुल मिलाकर कितने? 4 जहाजों को शामिल किया गया है। इन 4 जहाज में से पहला संध्याक है, दूसरा आपका निर्देशक है, तीसरा इक्षक है, और अब ये लास्ट का कौन सा है? संशोधक है। इस प्रकार से ये 4 पोत की जो श्रेणी है ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसमें क्या कुछ है? ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल इस्तेमाल किए गए हैं, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल है। ठीक है,
बेसिकली इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक का मतलब है समुद्र के अंदर सर्वे किया जाएगा, तो वो इसकी सहायता से किया जा सकता है। समुद्र का मानचित्र बनवाना है, तो इस प्रकार के जो डाटा कलेक्शन के काम है वो इसके द्वारा किए जाएंगे। नाम क्या है, आईएनएस संशोधक। ठीक है, तो तीन है, तीन में से आपको ध्यान रखना है अग्रे जो है वो आपका कौन सा है, अर्नाला श्रेणी का है। संशोधक की बात करें तो संशोधक कौन सी का है, संध्याक का है। फिर अगर हम नेक्स्ट की अगर हम बात कर लें तो दूनागिरी कौन से का है, रत्न जो आपका है दूनागिरी जो है वो आपका नीलगिरी श्रेणी का है। ठीक है, ये तीनों की श्रेणी ध्यान रखना है, नंबर ध्यान रखने हैं। इसकी विस्थापन क्षमता की बात करें आइनस की, दूनागिरी की, तो 6670 टन का ये वजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। और इसमें अगर आपने एक बार अगर फ्यूल डाल दिया ना, उसके बाद में आप साउथ अफ्रीका तक क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसको एक बार में फ्यूल करके ले जा सकते हो, बार बार में रोकने की आवश्यकता नहीं है। मतलब टंकी बड़ी है इसकी, तेल वाली। ठीक है, इसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती की गई है। और आपकी बात करें ट्रिपल टारपीडो का इस्तेमाल किया गया है। ब्राक एट सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो कुल मिलाकर ये क्या है, ये मान लो एक तरीके से घातक साबित हो सकता है जो विरोधी हैं उनकी जांचों के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल भी है इसमें, ब्राक एट भी है, इसके अलावा ये आपका ट्रिपल टॉर्पीडो इसमें शामिल किया गया है, रॉकेट लॉन्चर शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार से इसको वो विशेषता आपको ध्यान रख लेंगे। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो जीआरएससी के द्वारा किया गया है। इसमें ध्यान रखना कि हेलीकॉप्टर की आपकी लैंडिंग वगैरह भी हो सकती है। एक आपको ध्यान रखना है कि नीलगिरी श्रेणी का तो ये है पांचवा। और अगर हम बात करें जीआरएससी की, क्योंकि नीलगिरी जो श्रेणी है, इस नीलगिरी श्रेणी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि भैया टोटल कितने जहाज शामिल होंगे, 7। ठीक है, अब इन 7 जहाजों में से 4 तो जो है वो जीआरएससी के द्वारा बनाए जाएंगे जो आपकी कोलकाता के अंदर है, और 3 आपके मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे जो मुंबई के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि भैया 4 जहाज तो जो है वो मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे, और 3 जहाज जो है वो जीआरएससी के द्वारा बनाए जाएंगे। तो वैसे तो अगर हम बात करें जो आपका दूनागिरी है, ये जो दूनागिरी है, ये वैसे तो अगर बात करें तो जो नीलगिरी श्रेणी है उसका तो है पांचवा, पूरी श्रेणी की बात करें तो पांचवा है। और अगर हम बात करें जीआरएससी की, ये जो 3 है इनमें से ये कौन सा है, सेकंड है। ठीक है, चलें आगे। यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, देख लेना। ये फिर है आईसीजीएस अक्षय। आईसीजीएस जिसके सामने लग जाता है वो कोस्ट गार्ड के काम आता है। कोस्ट गार्ड का मतलब है कि जो आपका तटीय सीमा पर जो सुरक्षा करते हैं, जैसे अपने बीएसएफ होता है उसी टाइप का, अगर हम जलीय सेना की बात करें, नेवी की बात करें, तो उसमें आईसीजीएस काम करता है। सीमा की सुरक्षा करना है, गश्ती करना है, पेट्रोलिंग करना है, इस प्रकार के काम यहाँ पर किए। तो कोस्ट गार्ड में या तटरक्षक बल के अंदर हमने आईसीजीएस अक्षय को शामिल किया है, और कहाँ किया है, गोवा शिपयार्ड में। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये इसके बारे में दे रखा है कि भाई इसकी निगरानी वगैरह करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, और आपकी पेट्रोलिंग वगैरह करने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट आपका है देश का पहला देसी एयर कुशल वाहन H561। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि एयर कुशन वाहन क्या होता है। एयर कुशन का मतलब है कि इसके नीचे बैलून टाइप में लगा होता है। देखो एक मोबाइल है, जैसे ये मोबाइल है, ये जहाज मान लो, इस जहाज के नीचे एक पूरा का पूरा, जैसे अपने टायर की ट्यूब नहीं होती क्या, उस टाइप से लगा देते हैं। अब होता क्या है, उसमें हवा भर देते हैं। हवा भरने के बाद में घर्षण कम हो जाता है। इससे फायदा क्या होता है, ये रेतीले जो दलदलीय आपका तट है ना, उस पे ये जा सकता है, रेतीले तट पर जा सकता है, हर कहीं पे चल सकता है। और ये जो है आपको ध्यान रखना, ब्रिटेन के द्वारा ये टेक्निक उजागर की गई थी। तो आपको यूं लगेगा सर ये पानी में टिकेगा नहीं, ट्यूब पर टिक रहा है, तो ट्यूब पर टिकने के बाद में चलेगा कैसे। इसके लिए यहाँ पर जो है वो एयर जेट लगे हुए रहते हैं। देखो ये रे, ये एयर जेट लगे हुए रहते हैं, जैसे एरोप्लेन में रहता है उसी प्रकार से ये एयर जेट लगे रहते हैं। दिख रहा है यहाँ पर, ये वाले, इनकी जो डायरेक्शन है, इसको पीछे से यूं घुमाकर ही इसका स्टेयरिंग जो है वो मोड़ा जाता है। एक दिशा से दूसरी दिशा में अगर ले जाना है तो इनकी डायरेक्शन को चेंज किया जाता है, और उससे फिर क्या होता है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो एयर कुशन वाला तो कंसेप्ट समझ में आ गया आपके। दूसरा कंसेप्ट है कि भैया इसका निर्माण किसने किया है, तो चोगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, गोवा के अंदर है। 2024 के अंदर हमने ये एग्रीमेंट किया था कि भैया हमें क्या करना है, हमें भैया इस प्रकार के वाहन चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया।
अब जो ये एयर क्वेश्चनिंग टेक्निक है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिफन हैवर्क बोलते हैं, ग्रिफन हैवर वर्क। ठीक है, किसकी कंपनी है, ब्रिटेन, तो किसकी टेक्निक है, ब्रिटेन की है। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा बता ही दिया। इसके अलावा मैंने बताया था कि 24 अक्टूबर 2026 को यहाँ पर जो है हमने स्थानांतरित करने के लिए बात की है। इस प्रकार के और मिलेंगे हमें, मतलब एक तो मिल गया है और 5 और मिलने वाले हैं, टोटल कितने, 6। फिर है कामिकेज ड्रोन। बेसिकली कामिकेज ड्रोन जो है वो आपको एक तरीके से ध्यान रखना है कि पहले लगभग आपके जो है वो ये होता था कि अगर मान लो किसी भी स्थान को हमला करना है, बाई एयर अगर हमला करना है, हवा से अगर हमें हमला करना है, तो फाइटर जेट की आवश्यकता होती थी। फाइटर जेट होता है महंगा, भारी भी होता है, और रेडार वगैरह के जो है वो उसके संपर्क में आने के बाद में वो पकड़ में भी आ जाता है। तो इस पूरी जो कमियां हैं, इन कमियों को दूर करते हुए हमने एक ड्रोन बनाया है जिसको नाम दिया है कामिकेज ड्रोन। कामिकेज ड्रोन क्या करता है, एक तो ऑटोमेशन पे रहता है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें किसी भी मानव के द्वारा नहीं चलाया जाता, दूर से हम रिमोट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक किसी भी सैनिक, किसी भी पायलट की जान को खतरा नहीं होता। ठीक है, तीसरी कंडीशन है कि वहां पर जाना ही नहीं है, अगर उस स्थान को आपको नष्ट भी करना है तो ऐसी कंडीशन में ये जो कामिकेज ड्रोन है, इसके अंदर आप विस्फोटक सामग्री डाल दो, कोई बम वगैरह डाल दो, और फिर वो वहां पर जाकर आत्मघाती हमला करेगा। मतलब इसका है कि अगर मान लो ये आपका कोई आतंकवादियों का कैंप चल रहा है, यहाँ पर अगर आपको नष्ट करना है पूरा का पूरा सिस्टम, तो आपका कामिकेज ड्रोन आएगा, और आने के बाद में खुद से आएगा, आपको फिर एक बार इशारा करना है दूर बैठे, और ये पूरा का पूरा जो है वो ये नष्ट हो जाता है, ऊपर ही गिर जाएगा इनके जाके। तो आत्मघाती हमले के नाम से, आत्मघाती ड्रोन के नाम से इसको जाना जाता है। अब हाल में चर्चा में क्यों है, हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके लिए अब जो है वो भारत ने ये कहा है कि भाई हम सिस्टमेटिक तरीके से इसको डेवलप करने के लिए एक परियोजना का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एजेंसी की बात करें तो इसके लिए 5 बेस रिपेयर डिपो 5 BRD कोयम्बटूर तमिलनाडु को क्या किया है, नोडल एजेंसी बनाया है। ये आपका क्या है, कामिकेज ड्रोन है। ठीक है, हालांकि इस कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाएगा, पर इसके जो बौद्धिक अधिकार है, मतलब इसकी डिजाइन कैसे होगी, कौन कौन सी टेक्निक है, उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, भविष्य में अगर और कोई डेवलपमेंट करना है तो उसमें इसका इस्तेमाल करना है या नहीं करना, पूर्णतः जिसके जो अधिकार होंगे, वो अधिकार आपके कहाँ पर रहने वाले हैं, भारतीय वायुसेना के पास में रहने वाले। ठीक है, तो बौद्धिक अधिकार किसके पास में रहेंगे, भारतीय वायुसेना के पास में रहने वाले हैं। इसकी क्षमता की बात करें तो 16,000 फीट ऊंचाई तक ये क्या कर सकता है, आपकी उड़ान भर सकता है। ठीक है, और अधिकतम जो है वो 16,000 तक जा सकता है, और कम से कम इसके अंदर कितना वजन होना चाहिए, 30 किलो का वजन होना चाहिए विस्फोटक सामग्री का। कामिकेज के बारे में बात करें तो भारत के पास में अभी तक 3 कामिकेज ड्रोन है, जिसमें से ALS-50 है, नाग शास्त्र है, और अग्निवेग है। ये 3 है, पर अब इसको प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। ये मैंने आपको बताया है कि भाई वायुसेना के द्वारा विकसित किया जा रहा है, नोडल एजेंसी ये बनाई दी है। आत्मघाती ड्रोन या फिर लॉइटरिंग म्यूटेशन भी, म्यूनिशन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, राइट्स का मैंने बता दिया कि राइट्स किसके पास रहेंगे, भारतीय सेना के पास में रहेंगे, और दिन और रात के अंदर दोनों कंडीशन में ये काम कर सकता है। और लंबी दूरी का कामिकेज ड्रोन है जिसके अंदर 16,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई, 16,000 फीट तक की ऊंचाई जो है ये उड़ान भर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 11 जून को गुजरात के वडोदरा में टाटा कंपनी, एक तो टाटा की कंपनी है और एक एयरबेस कंपनी है, इन दो कंपनियों के द्वारा संयुक्त रूप से विमान जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिनका नाम है C295। बेसिकली हुआ क्या कि भैया यहाँ पर ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, टाटा, एक तो टाटा और एक एयरबस, इन दो कंपनियों के द्वारा ये कहा गया, भारतीय सेना के साथ में जो है वो आपका किया गया कॉन्ट्रैक्ट कि भैया 56 हमें क्या चाहिए, C295, इनमें से 16 की तो ऑलरेडी हमें डिलीवरी मिल चुकी है, और अब 40 की बात कर रहे हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इसमें एयरबस की सफल पहली परीक्षण जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है, जो 40 वाला लॉट है उसके लिए कहाँ पर किया गया है, तो वडोदरा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एंकर। एंकर की फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख लेना। बेसिकली एंकर क्या है, जो कि अपनी जो माइंड का स्टेम होता है, मतलब जो पीछे का जो दिमाग का भाग होता है, जो कि आपके दिमाग का जो मेन, जो अपना दिमाग है ना, जो मेन अपना माइंड है, उसको अपनी रीढ़ की हड्डी या नर्व सिस्टम से जोड़ने का काम करता है।
तो मस्तिष्क का सेम होता है, जिसमें मेंडुला ओब्लोगेंटा ये पूरा 3-4 पार्ट होते हैं इसके। इसकी बहुत डिटेलिंग के साथ में नक्शा तैयार किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है, और अब इसे सार्वजनिक रूप से जारी कर दिया गया है। बेसिकली ये विश्व का सबसे डिटेल वाला आप ये मानिए कि कंपोनेंट वाला जो है वो नक्शा है, एटलस है एक तरीके से। इस प्रकार अपन अगर भौतिक रूप से देखें, जियोग्राफिकली देखें, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि भाई कहाँ कौन सा देश है, उसके लिए एक एटलस जारी की जाती है। इसी प्रकार से दिमाग के अंदर, उस माइंड के स्टेम के अंदर कौन कौन सी चीजें कहाँ पर हैं, सेल लेवल पर, एक कोशिका के स्तर पर जाकर उसको जो है वो बताने का काम किया है, डिफाइन करने का काम किया है। तो नाम क्या दिया गया है? एंकर नाम दिया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। अब ये कहाँ पर किया गया? आईआईटी मद्रास में ही प्रोग्राम आयोजित किया गया था, तीसरे ब्रिक्स न्यूरोसाइंस सिंपोजियम 2026। इस प्रोग्राम के तहत इसको जो है वो जारी किया गया है सार्वजनिक रूप से। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 3D एटलिस है। बेसिकली इसमें 3 स्टेज बताई गई हैं। एक तो बच्चे का जो छोटा बच्चा होता है वो, एक होता है वयस्क, और फिर आपका जो एक तो जो आपका छोटा बच्चा हो गया, जन्म पूर्व हो गया, छोटा बच्चा हो गया, और फिर वयस्क हो गया। 3 कैटेगरी के अंदर अलग अलग आपको ये बताया गया है कि भाई अगर जन्म से पहले है तो उस बच्चे की स्थिति क्या होती है, जो माइंड स्टेम होता है उसके लिए। फिर अगर बच्चा है तो फिर उसमें क्या स्थिति होगी, और अगर वो वयस्क हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसकी क्या स्थिति रहने वाली। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, ये वाला जो एरिया है, ये वाला के बारे में डिटेल से बताई गई है। ये वाला है। ठीक है, अब जैसे बच्चा छोटा अगर पेट में या गर्भ में है तो उसकी क्या स्थिति रहेगी। फिर जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर उस अगर वो जन्म ले रहा है तो उसमें क्या स्थिति रहती है, चाइल्डहुड में क्या रहती है, एडल्ट्रेशन में क्या होती है, और अगर पूर्ण वयस्क हो जाता है तब उसके दिमाग की क्या स्थिति रहती है, इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। जिसको नाम क्या दिया गया है? एंकर नाम दिया गया है। कि फुल फॉर्म आ सकती है, कौन सी संस्था द्वारा बनाया गया है वो आ सकता है, इसमें कौन से चरण है वो बात की जा सकती है। तो एक जन्म से पूर्व से लेकर बचपन हो गया और फिर वयस्क हो गया, 3 चरणों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, आगे बात समझ में। 8 पूरक इम्यूनोस्टेन का उपयोग यहां पर किया गया है। नेक्स्ट आपका है, विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा आधारित हाइड्रोजन उत्पादन यूनिट लगाई गई है कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर। इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा इस प्रकार से ही पूछे जाते हैं। अब इसको समझो आप, अगर हमें जल से हाइड्रोजन को अलग करना है तो हम क्या करते हैं? बिजली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे क्योंकि टेक्निक का विस्तार हो रहा है, ऐसी कंडीशन में अगर हमें जल से हाइड्रोजन करना है, H2O से हाइड्रोजन को अलग करना है, ऐसी कंडीशन में हम ऊष्मा और रासायनिक क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा करके, और सबसे पहली अगर परमाणु यूनिट की बात करें तो वो कहाँ पर लगाई गई है? विश्व की पहली परमाणु क्या है? कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, बेसिकली ये क्या करती है? ऊष्मा का इस्तेमाल करती है, और कार्बन सॉरी कॉपर और क्लोरीन ऊष्मा रासायनिक चक्र का आधारित ये क्या है? यूनिट है। आपको ये ध्यान रखना है, 2 चीजें इसमें ध्यान रखोगे। एक तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? तो कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर हुई है। और इसमें कौन सी रासायनिक ऊष्मा प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा था? कॉपर CuCl, कॉपर और क्लोरीन के साथ में। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में आपको करना नहीं है। अब ये जो यूनिट है ये किसके द्वारा की गई है? भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र के द्वारा स्थापित की गई है। ये पीआईबी का ही स्क्रीनशॉट है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट आपका है, भारतीय नौसेना के द्वारा 20 ECGNS जैमर खरीदने के लिए बात की गई है। कौन सी संस्था के द्वारा की गई है? आपके एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम बेंगलुरु के द्वारा। ठीक है, अब ये इसके बारे में पीआईबी के अंदर नहीं आया, इसके बारे में आया है AIR न्यूज़ के बारे में। ठीक है, 449 करोड़ रुपए के यहाँ पर क्या किए गए हैं? जेमर खरीदे गए हैं। किस कंपनी से खरीदे गए हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि एकॉर्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम के द्वारा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, इसी प्रकार से 1.25 मेगावाट के 425 करोड़ रुपए की 12 मरीन गैस टरबाइन जनरेटर सेट की भी खरीद की बात की गई है। कौन सी कंपनी के साथ में? फोर्ज लिमिटेड पुणे के द्वारा। फोर्ज लिमिटेड कम पुणे और रक्षा मंत्रालय के बीच में MOU हुआ है। MOU किस लिए हुआ है? कि मरीन गैस टरबाइन जनरेटर चाहिए हमें 425 करोड़ की। संख्या कितनी है? तो 12 है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वारिया। ये वारिया जो है यहाँ से क्वेश्चन 2-3 आ सकते हैं।
टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से भी आ सकता है और करंट के हिसाब से भी आ सकता है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, एआई जनरेटेड मॉडल है ये। इसमें हम क्या करते हैं, आपको कोई कमांड देनी है, प्रॉम्प्ट देनी है बेसिकली, और आपको ये कोई भी वीडियो बनाना है, जैसे कोई गांव का वीडियो बनाना है, कोई गांव की स्कूल का वीडियो बनाना है, टीचर उसमें पढ़ा रहा है या फिर मैपिंग कर रहा है या फिर कोई भी चीज़ बता रहा है, तो इस प्रकार की वीडियो अगर आपको जनरेट करने हैं तो इसके लिए एक मॉडल लॉन्च किया गया है एआई बेस आधारित। तो उस पर का नाम क्या है, वारिया। अब इसमें विशेष क्या है, इसमें विशेष ये है कि भैया इसमें टाइम कम लगेगा। जैसे मतलब अगर किसी वीडियो को बनाने में 50 सेकंड लग रहे थे, ठीक है, उसे अब इस मॉडल के द्वारा घटाकर कितना कर दिया गया है, 4 सेकंड कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसको बनाया किसने है, तो अवतार कंपनी ने बनाया है, ठीक है। वारिया नामक एआई वीडियो जनरेटिंग एआई प्लेटफॉर्म है। इसको बनाया किसने है, अवतार कंपनी ने बनाया है, ठीक है। अगर हम बात करें इसका ओपनिंग या फिर लॉन्चिंग जो है वो नई दिल्ली के अंदर हुई थी। उद्देश्य क्या है, मैंने बता दिया कि भी भारतीय कोई त्यौहार है, समुदाय है, खाना पीना है, पहनावा है, सार्वजनिक स्थान या रोजमर्रा की जिंदगी के कोई भी अगर आपको एआई से जनरेटेड वीडियो बनाने हैं, उसके लिए इस मॉडल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अवतार जो कंपनी है, इसको एआई मिशन, आपकी जो एआई समिट हुई थी ना एआई मिशन वाला, के तहत क्या किया गया है, बुनियादी एआई क्षमताओं के निर्माण के लिए लिस्टिंग की गई है एआई मिशन के तहत, ठीक है। इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है वो डिस्टिल्ड वीडियो की गई है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो फ्रेम होती हैं उनको छोड़ दिया जाता है। जैसे अगर मान लो वीडियो बनाने के लिए हमें 50 फ्रेम पर काम करना था, एआई के आधार पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 फ्रेम ही काउंट करेंगे। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, जहाँ 50 मिनट लग रही थी वहाँ अब केवल 4 मिनट लगेंगी, जहाँ 50 सेकंड लग रही थी वहाँ अब केवल 4 सेकंड लगेंगे, ठीक है। पहले 50 से अधिक जो शोर वाले चरणों से गुजरना होता था, अब डिस्टिलेशन तकनीक के माध्यम से उसे क्या कर दिया जाएगा, एक तो छोड़ दिया जाएगा और पुनरावृत्ति कम कर दी जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर क्या किया जाएगा, समय को कम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका है नेत्र। नेत्र जो है ये बेसिकली काम करता है कि हवा में निगरानी करने के लिए कि कोई मिसाइल तो नहीं आ रही है, कोई ड्रोन तो नहीं आ रहा है, इसके लिए होता क्या है कि एक हम क्या करते हैं, एरोप्लेन लेते हैं या कोई जेट विमान लेते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये रेडार टाइप में लगा देते हैं ये, और ये हवा में उड़ता रहता है। इसके कारण क्या होता है कि इसके कारण जो निगरानी वाला काम है वो हो जाता है। इसका इस्तेमाल हाल फिलहाल के अंदर जो आपका ऑपरेशन सिंदूर था उसके अंदर किया गया है। अब इसे डिटेल रूप से मंजूरी दे दी गई है। इस प्रोजेक्ट के बारे में भारत के द्वारा बहुत लंबे समय से बात की जा रही थी। वर्ष 2004 में पहली बार ये कहा गया कि भैया आप जो है वो इस प्रकार का सिस्टम बनाओ कि हम मतलब मिसाइल वगैरह आए उससे पहले हमें काफ़ी समय पहले पता चल जाए। इसके लिए नेत्र प्रोजेक्ट लगाया गया था। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस्तेमाल किया गया है नेत्र, ये कौन सी कंपनी के, ब्राजील की एयर ब्रेयर ई एम बी 145 वाहन, इस वाहन का नाम क्या है, एम्ब्रेयर ई एम बी 145, ठीक है। ब्राजील का ये वाहन था, इसके ऊपर हमने क्या किया है, रेडार वगैरह लगाने का काम किया है। इसके अलावा अब भविष्य में हमारा क्या प्लान है, भविष्य में हमारा प्लान है कि हम क्या करेंगे, एम के सेकंड तो हमारा यान है उसके ऊपर 6 अलग अलग रेडार लगाएंगे और उनको भी फिर हम क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके लिए मंजूरी कब दी गई, 2 महीने के अंदर, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है, ये आपके जो है वो उसमें नहीं है, ध्यान रखना, नोट्स में नहीं है, इसको ऐड कर लेना अलग से, ठीक है। विकासकर्ता कौन है, तो डीआरडीओ है। हाँ, ये आया था आपके हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर आर्टिकल आया है, इसमें ये बताया है कि एचपीवी का अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो स्टेट लेवल के ऊपर जो टीकाकरण हो रहा था उसका मोदी जी ने इनोग्रेशन किया था अजमेर में, किया था या नहीं किया था, उसके बारे में सेकंड ग्रेड में 2 शिफ्ट के अंदर अलग अलग 2 बार क्वेश्चन, तो मैंने सोचा इसको भी ऐड कर लेते हैं क्योंकि नेशनल लेवल का मामला है। अभी हाल फिलहाल में स्वदेशी तकनीकों पर आधारित पहला टेस्टिंग किट जो है वो जारी किया है। बेसिकली एचपीवी वायरस जो है वो महिलाओं के इंटरनल ऑर्गन के अंदर होता है, कैंसर का कारण बन जाता है फिर ये लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो इसकी जांच के लिए हमने स्वदेशी रूप से बहुत ही सस्ता एक जो है वो ट्रैकिंग डिवाइस या ट्रैकिंग किट है, इसका इनोवेशन किया है। इस पूरे आर्टिकल का जो कंसाइज मैटर है वो आपको यहाँ पर उपलब्ध करा गया है, ठीक है। एचपीवी की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा
वायरस। इसमें क्या हुआ है कि हमने एक किट लगाया गया जिसका नाम है ट्रूनेट HR HPV+। इस किट के माध्यम से आपको क्या किया जाएगा कि भैया आपको ये पता चल जाएगा कि कोई भी महिला है उसके जो HPV वायरस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, या फिर उसको कैंसर से है नहीं, इस वायरस से जनित कोई भी कैंसर है उससे संबंधित। ठीक है, ये सारी चीजें दी गई हैं इस आर्टिकल के अंदर। बाकी तो ये स्टेटिक्स हैं, इसमें तो मतलब कम ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको केवल इसका नाम ध्यान रखना है। नाम क्या है? प्योरेंट HR HPV+ किट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नैनो कैरियर प्लेटफॉर्म। बेसिकली ये जो नैनो कैरियर प्लेटफॉर्म है ये जीन साइलेंसिंग टेक्निक पर आधारित है। इसे आप ऐसे समझो कि जनरली कैंसर के अंदर अगर आपने देखा हो तो कीमोथेरेपी की अब ये कीमोथेरेपी क्या काम आती है? कीमोथेरेपी जो है वो कैंसर की जो सेल्स हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। अब होता क्या है कि भैया जो कीमोथेरेपी है उसका प्रभाव कैंसर की जो सेल होती हैं उन पर तो होता ही है, जबकि जो सामान्य और स्वस्थ सेल है, मतलब कैंसर के अलावा जो सेल थी उन पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, साइड इफेक्ट उसके होते हैं, जैसे बाल वगैरह झड़ जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है। इस प्रभाव को रोकने के लिए जीन साइलेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि भैया जीन साइलेंसिंग तकनीक का मतलब है कि हम क्या करेंगे, उन कोशिकाओं को ऑन या ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब वो किया किस प्रकार जाता है वो मैं आपको बता दूंगा, पर इसके डिटेल में नहीं जाना है, आपको इतना ध्यान रखना है नैनो कैरियर प्लेटफॉर्म है। इसके द्वारा हाँ, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के द्वारा अंतर्गत स्वायत्त संस्थान है पुणे के अंदर, अगरकर अनुसंधान संस्थान, इस संस्था के द्वारा ये इनोवेशन किया गया है जिसको नाम क्या दिया गया है, नैनो कैरियर प्लेट। ठीक है, बेसिकली जो ब्रेस्ट कैंसर है, महिलाओं के अंदर जो स्तन से संबंधित जो कैंसर होता है उसके लिए काम करेगा। ठीक है, ये टारगेट किसको करता है? इंटरफियरिंग RNA, इनको टारगेट करता है। ये जो इंटरफेयरिंग IRNA बोलते हैं, IRNA, ये RNA जो है ये बेसिकली काम क्या करता है कि जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनसे पोषण लेता है, और फिर ये क्या करता है, जो आपकी कैंसर वाली कोशिकाएं हैं उनको पोषण देने का काम करता है। मतलब इनके कारण जो है वो लंबे समय तक कैंसर की कोशिकाएं सर्वाइव कर जाती हैं, तो ये इनको टारगेट करेगा, है ना। अब इसमें क्या होता है कि बाकी तो कोशिकाएं जो है वो ऑफ हो जाती हैं, और इसके ऊपर क्या किया जाएगा, डायरेक्ट जो जीन थेरेपी वगैरह है उसका प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। तो आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, इतना टेक्निकलिटी के अंदर नहीं जाना है, डिटेल में आपको नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है IIT गांधीनगर के अंदर जितेंद्र सिंह, जो आपके मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा 3 अलग अलग यूनिट का लॉन्च किया गया है, या फिर आप ये मानिए उद्घाटन किया गया है। कौन कौन से हैं? 3 नए रिसर्च क्लस्टर हैं, एडवांस मटेरियल रिसर्च क्लस्टर, एनर्जी रिसर्च क्लस्टर और हेल्थ केयर एंड मेडटेक क्लस्टर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रख लेना, अपने नोट्स में कर लेना क्या क्या लिखोगे कि भाई IIT गांधीनगर के अंदर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 3 नए रिसर्च क्लस्टर को लॉन्च किया है। कौन कौन से किए हैं? एडवांस मटेरियल रिसर्च क्लस्टर, एनर्जी रिसर्च क्लस्टर और हेल्थ केयर एंड मेडटेक रिसर्च क्लस्टर। ठीक है, इसके साथ साथ में तीसरी लाइन आपको ये लिखनी है कि इस यहाँ पर ये जो स्थापना की गई है इन क्लस्टर की, ये लगभग 70 उद्योगों के साथ में की गई है। 70 अलग अलग इंडस्ट्री थे वो मिलकर इन 3 क्लस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? तो आपको ध्यान रखना, गांधीनगर गुजरात के अंदर, IIT गांधीनगर गुजरात के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती। इन्होंने 21 जून को वडोदरा के अंदर भारी जल जो है वो D2O है, इसमें बहुमुखी ड्यूटेरेट यौगिक उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। एक तो ये दो न्यूज है इसके अंदर, एक तो क्या है कि बहुमुखी ड्यूटेरेट यौगिक उत्पादन संयंत्र का इस्तेमाल किया है। बेसिकली जो भारी जल होता है उससे रासायनिक अभिक्रियाओं को के अंदर काम लेने के लिए इस संयंत्र के द्वारा काम किया जाए। ठीक है, एक तो ये। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि 24 Ka प्रोटोटाइप सोडियम सेल का यहाँ पर क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। बेसिकली होता क्या है, सोडियम है, सोडियम का इस्तेमाल शीतलक के रूप में किया जाता है परमाणु रिएक्टर के अंदर, और इस सोडियम का आप ये मानिए कि उत्पादन के लिए, अधिक उत्पादन के लिए यहाँ पर जो है इसका प्रोटोटाइप सोडियम सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और 24 Ka का मतलब है कि किलो एम्पियर। ठीक है, तो इस प्रकार से है ये, मतलब आप देखो, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली क्लास लोगे तो डिटेल में चीजें रहेंगी। आपको केवल ये ध्यान रखना है इनकी स्थापना कहाँ हुई है, किस द्वारा हुई है, ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रख लेना। ठीक है।
हाँ, एक ये है कि मेटा जो आपकी कंपनी है ना, जो फेसबुक की पेरेंटल कंपनी है, इनके द्वारा और रिलायंस के द्वारा एक एमओयू हुआ है। एमओयू किस लिए हुआ है? डाटा सेंटर के लिए। भैया रिलायंस जो है, रिलायंस जामनगर के अंदर, जामनगर गुजरात के अंदर 168 मेगावाट डेटा सेंटर बनाएगी। बनाएगा कौन? रिलायंस बनाएगी। और इसको किराए पर कौन लेगा? मेटा लेगी। मेटा मतलब जो फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह की कंपनी है, व्हाट्सअप की कंपनी है, वो कंपनी क्या करेगी? इस जो 168 मेगावाट क्षमता के डेटा सेंटर है जो कि रिलायंस के द्वारा बनाया जा रहा है, इसको किराए पर लेने का काम करने वाला। ठीक है। और लास्ट आपकी नीट परीक्षा को देखते हुए टेलीग्राम जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको बैन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई किस एप्लीकेशन को, किस प्लेटफॉर्म को, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तब बंद कर दिया गया था एक बार, या प्ले स्टोर से हटा दिया गया था, तो वो आपको ध्यान रखना है। टेलीग्राम है। कब से कब तक किया था? तो 16 से लेकर 22 तक, 16 जून से लेकर 22 जून तक इसको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। ठीक है, वैसे तो 23 जून को चालू हुआ था, पर ऑफिशियली 16 से 22 का ऑर्डर आया था ये। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद और बढ़िया तैयारी कीजिए। ठीक है, और कंटेंट आपको मैंने बताया कि भाई सफिशिएंट कंटेंट है, आपको इधर उधर माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरे को और एफर्ट डालने हैं, फिर आप पहले ये कर लो, उसके बाद में दूसरा करना कोई। ठीक है।